गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय न्यू चैनल यूट्यूब। मैंने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल तैयार किया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और आप लोग अपने पढ़ाई घर से ही संपन्न कर सकें। ठीक है, तो हम आप लोग को आज जो 9th क्लास के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का है क्या है, तो इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। तो अब इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना है व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो एक्चुअली हम ये जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स थे, मतलब अर्ली मैंस जो थे, वो फूड गेदरर थे। वह अपना भोजन को कहाँ से लेकर के आते थे बाबू, तो वो अपने फूड को या तो हंटिंग के द्वारा प्राप्त करते थे या फिर पेड़ों के ये जो प्लांट्स थे, अब जो प्लांट मिल जाता था उसके फलों को खा लिया जाता था, या फिर जो सब्जियां हैं वो कच्चा ही खा लिया जाता था। फिर धीरे धीरे वो उसने क्या किया, सब्जियों को पकाना सीखा और पका करके खाने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे वो स्टेबलाइज होने लगे तो स्टेबिलिटी आने लगी, तो पशुओं को पालना सीखा, फिर खेती करना सीख गए। तो इस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। तो मतलब कि अब ये कह सकते हैं अर्ली मैन वाज फूड गेदरर एंड हंटर और एंड दे मूव वन प्लेस टू अनदर फॉर गेटिंग देयर फूड नीड्स। तो अपने फूड नीड्स को प्राप्त करने के लिए वो इधर से उधर घूमते रहते थे ताकि वो अपने फूड को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। तो हम आप लोगों को सबसे फर्स्ट टाइम यही बता रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या में लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स है, फूड रिक्वायरमेंट्स है, फूड रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ टेक्सटाइल रिक्वायरमेंट्स है, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सके, यही इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये सोल ऑफ द चैप्टर क्या है हम ये समझ लेंगे। सोल ऑफ द चैप्टर तो मतलब कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या किन किन चीज़ों के बारे में जाननी है। तो इसका मेन सोल जो है वो दो ही है। तो सबसे पहले व्हाई डू वी नीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। तो हम सबसे फर्स्ट ये जानेंगे व्हाई डू वी नीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। तो हम ये सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें फूड रिसोर्सेज की आवश्यकता क्यों हुई, हमें फूड रिसोर्सेज के में इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता क्यों हुई। अगर हम इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाते तो उसके क्या कठिनाइयाँ हो सकती थी, हमारे लाइफ में क्या इफेक्शंस आ सकते थे, उनके बारे में जानना है। दूसरा, हाउ कैन वी इम्प्रूव दी फूड रिसोर्सेज, और हम अपने फूड रिसोर्सेज को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे चैप्टर में यही बताया गया है। तो हम यही बताते हैं आप लोगों को हमें इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता ही क्यों हुई। तो हमें फूड में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हमें जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरीके से क्या है कि हमें भोजन को प्राप्त करना है। हमें अपने जितने भी डिमांड्स हैं, मतलब सोसाइटी में जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें फूड में इम्प्रूवमेंट्स लाने की आवश्यकता हुई। क्योंकि जिस तरीके से फूड ये ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से फूड रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे थे, उनमें हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता थी, क्रांति लाने की आवश्यकता थी। और बहुत सारे हमारे बायोलॉजिस्ट्स जो हैं वो उन्होंने उसमें क्रांति लाई, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आने वाले समय में हमें किन किन बातों को ख्याल रखना होगा इस बात को भी पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देयर आर वेरियस रीजन्स ड्यू टू वी नीड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिनमें हमें फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता हुई। तो क्या क्या है, तो टू मीट दी सोसाइटीज फूड डिमांड्स ईजिली विथ इंक्रीजिंग दी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ सोसाइटीज़ का जो फूड डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करने के लिए क्या फूड में मतलब कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता हुई। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, वो डिफिनिट है, मतलब कि वो सीमित मात्रा में है, वो ज़्यादा है नहीं। सेकंड क्या है
टू गेट हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड। तो दूसरा ये हुआ कि फूड इम्प्रूवमेंट्स में हमें हेल्दी फूड चाहिए और न्यूट्रिशनल फूड चाहिए ताकि हमारा हेल्थ अफेक्टेड ना हो। अब हमें आसानी से, अब यहाँ पे अगर हमको फूड आसानी से नहीं मिलते हैं तो उसका इकोनॉमिक असर भी देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक असर क्या देखने के लिए मिलेगा? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो मतलब ये है कि अगर हमको आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा फूड प्रोडक्ट्स तो उसका प्राइस जो है वो क्या होगा, जंप कर जाएगा और वो काफ़ी आगे चला जाएगा, जिसके कारण जो गरीब लोगों को फूड का जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बहुत लोग भूखे मर जाएंगे। तो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज देयर अवेलेबिलिटी, और भोजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, वो बढ़ेगी। फिर टू सेल्फ रिलायंट ऑफ आवर कंट्री, तो हमें अपने कंट्री को फूड प्रोडक्शन के लिए टेक्सटाइल्स एरियाज में सेल्फ डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। और जब तभी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते थे जब हम अपने कंट्री में फूड रिसोर्सेज में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाते। अगर इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाते तो हमारा कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं होता, हम लोगों को हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से अगर हमको फूड प्रोडक्शन अगर लिमिटेड रहता तो फिर बहुत लोगों को भूखे मर जाना पड़ता है। अगर मिलता भी तो काफ़ी हाई कॉस्ट पे मिल पाता है, जो सभी लोग पे नहीं कर पाते, बेयर नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे लोग गरीब ही भूखे ही सो जाते। तो इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे कि हमें फूड में इम्प्रूवमेंट्स लाने की आवश्यकता क्यों हुई। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल के द्वारा हम बता रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है वो कितना सेल्फ रिलायंट है फूड प्रोडक्शन के लिए। तो आप लोग को ध्यान में होगा कि 2011 के समय 2010-11 में एक बार क्या हुई थी, जनगणना हुई थी, जिसमें हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन था वो लगभग 1.03 बिलियन पॉपुलेशन था, इंडिया का बिलियन पॉपुलेशन था। तो 1.03 बिलियन पॉपुलेशन था और हमारे जो कंट्री है उनका जो फूड प्रोडक्शन था वो एवरेज में 2.4 बिलियन टन, ठीक है, 2.4 बिलियन टन है। तो उसी में क्या होता है, 2.4 बिलियन टन है, सॉरी मिलियन टन, 2.4 मिलियन टन था। और हमारे कंट्री का जो कंजप्शन है उस समय जो कंजप्शन था ना, उस समय भी हमारे कंट्री का जो कंजम्पशन था वो लगभग 2.3, ठीक, 230 मिलियन टन था, क्या था, 230 मिलियन टन था कंजम्पशन। तो मतलब ये हुआ 2010-11 में जो देश की जनसंख्या थी वो 1.03 बिलियन था, जिसमें हमको 240 मिलियन टन कंजम्पशन था। इतना जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन कितना था, इतना था, कंजम्पशन जो है इतना था। लेकिन 2000 जैसे ही हम 20 की बात करें तो 20 में लगभग हमारे देश की जो जनसंख्या हो गई है वो 1.32 बिलियन हो गई है। और अभी जो है वो फूड का प्रोडक्शन चाहिए कितना, तो फूड का जो प्रोडक्शन हम कंजप्शन पहले क्या है, तो कंजप्शन अभी के अनुसार लगभग जो हम लोगों को चाहिए वो 242 मिलियन टन चाहिए, 242 मिलियन टन चाहिए। लेकिन अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग 250 मिलियन टन है। और ऐसे तो हम अगर 2014-15 की बात करें तो ये जो मिलियन प्रोडक्शन है ना वो लगभग 260 मिलियन टन हो गया था, जो अभी तक रिकॉर्डेड है।
तो मतलब ये है कि फूड प्रोडक्शन के लिए हमारा जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट है, क्योंकि 2010-11 में 1.03 बिलियन हमारा पॉपुलेशन था, लेकिन फूड हमारा जो कंजप्शन था वो लगभग 230 मिलियन टन था, और उसमें हमारा जो प्रोडक्शन था वो 240 मिलियन टन है। उसी प्रकार अभी जो है हम देख रहे हैं कि 2002 कितना है, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो 2.31 बिलियन है, और फूड प्रोडक्शन कितना है, तो फूड प्रोडक्शन लगभग 2.50 है। लेकिन 2014-15 की बात करें तो वहाँ पे 259 मिलियन टन प्रोडक्शन था। तो इस तरीके से हमारा जो कंट्री है वो ग्रेन्स के मामले में, सीरियल्स के मामले में सेल्फ रिलायंट है। हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि हमें अब किस प्रकार से हम अपने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं कि हम लोग जो भी फूड के रूप में खाते हैं वो या तो हम प्लांट्स को खाते हैं, या फिर कुछ जैसे नॉनवेज में, तो नॉनवेज में हम चिकन्स खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं, एग्स खा लेते हैं। तो और इन सभी के प्रोडक्शंस को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमारा फूड रिसोर्सेज का ही एक हिस्सा है। तो अब इसमें हमें फूड में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो हम ये जानते हैं कि जितने भी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो प्लांट को प्रोड्यूसर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करके सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही केमिकल एनर्जी जब ट्रांसफ़र होता है तो हम लोगों में जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो फूड को प्रोड्यूस किया उसको प्रोड्यूसर बोले, और जो उस बने हुए फूड का जो कंजप्शन किया उसको हम कंज्यूमर बोले। तो मतलब ये है कि प्रोड्यूसर प्लांट, कंज्यूमर जो हो गए वो एनिमल्स हो गए। मतलब कि जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या हो गए? वो प्रोड्यूसर्स हो गए। तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट हो गए, और उनके द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो सबसे पहले हर्बीवोर खाया, तो हर्बीवोर फर्स्ट कंज्यूमर हो गया। फिर हर्बीवोर को कार्निवोर खाया, तो कार्निवोर सेकंड कंज्यूमर हो गया। ओमनीवोर दोनों को खा जाता है, इसलिए वो थर्ड कंज्यूमर हो जाता है। तो हम ये जान रहे हैं कि हमें भोजन को पाने के लिए सबसे पहले तो प्लांट पे डिपेंडेंट होगा, या फिर पशुपालन पे डिपेंडेंट रहना होगा, वहीं से तो सारा कुछ मिलता है ना। तो हम इसीलिए अब एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अब हम फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, हमें अपने फूड में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे ला सकते हैं। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, देयर आर मेनली 2 वेज बाई विच वी इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्सेज। मुख्यतः 2 वेज है जिसमें हम फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कौन कौन है? एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और दूसरा क्या है? तो दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो अब सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड rearing of animals to meet their food requirements and others like textiles is known as agriculture। एग्रीकल्चर तो मतलब एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मेट देयर फूड requirements and as well as to complete all other requirements such as textiles needed
इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है क्या? तो एग्रीकल्चर हम ये कह सकते हैं कि फसलों का उपजाना या फिर जानवरों का पशुपालन करना अपने फायदे के लिए एग्रीकल्चर कहलाता है। तब उसी में आप लोग क्लास 8 में ये डिटेल्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम आगे आते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो तरीका है वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। तो व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैसा एग्रीकल्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ विशेष प्रकार की तकनीकों का यूज़ किया जाता है, ताकि पूरे जो सोसाइटी है उसके रिक्वायरमेंट्स को, फूड नीड को कंप्लीट किया जा सके, और उस तरीके से कंप्लीट किया जा सके जिसमें कि हमारे इकोसिस्टम इफेक्ट नहीं हो, कोई किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो। क्योंकि अगर सस्टेनेबल की एग्रीकल्चर नहीं करते हैं तो वो बहुत सारे पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, सेलाइनाइजेशन हो जाता है, सॉइल में का पीएच लेवल या तो पूरा का पूरा या तो बढ़ जाता है, सेलाइनिटी आ जाती है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, सॉइल इरोजन के कारण डिजर्टिफिकेशन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द वे ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का वह तरीका है जिसमें फोकस किया जाता है ओवर प्रोड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म क्रॉप्स। तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वह तरीका है कृषि करने का जिसमें उस पहलू पे फोकस किया जाता है जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकें और लाइव स्टॉक्स क्यों कर सकें, लंबे समय तक अपने भोजन को क्या कर सकते हैं, अपने लंबे समय तक भोजन को स्टोर रखने के लिए, लाइव स्टॉक्स रखने के लिए, या फिर सोसाइटी को प्राप्त होते रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फॉर मीटिंग देयर सोसाइटीज प्रेजेंट, अभी और फ्यूचर में भी जो टेक्सटाइल नीड्स है या फिर फूड है उसको प्राप्त करने के लिए, विदाउट अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ फॉर करंट और फ्यूचर जनरेशंस, अभी के जनरेशंस के लिए या फिर फ्यूचर के जनरेशन के लिए। अगर अभी हम किसी तरीके से तो उपजा लें, लेकिन फ्यूचर में अगर हमारा जो सॉइल में क्या नहीं होगा, सॉइल फर्टाइल नहीं होगा तो क्रॉप्स उपजेंगे नहीं और उस समय भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो हमें लॉन्ग टर्म तक अपने क्या फूड रिसोर्सेज को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए जिस टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वह टेक्निक ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो आप इस इन लाइन पे ध्यान दीजिएगा, द वे ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फोकसेस ओवर प्रोड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स फॉर मीटिंग द सोसाइटीज प्रेजेंट फूड and textile needs without affecting the ability for current or future generations to meet their needs। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। अगर फिर एक छोटा सा और भी हम लिखा चुके हैं, द एग्रीकल्चर ऑफ एडॉप्टिंग द वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो मतलब ये हुआ बहुत सारे फार्मिंग या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के टेक्निक्स को अपनाया जाए ताकि हम अपने फूड रिसोर्सेज को, एग्रीकल्चर एड मतलब कृषि उपज को बढ़ाने के लिए बिना इकोसिस्टम को इफेक्ट किए हुए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो टेक्निक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, हाँ, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप लोग देख चुके हैं क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप लोग देख चुके हैं। तो अब उसका एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, तो अब इसका एडवांटेज, इसको करने से जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये इको फ्रेंडली होता है। ये इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो इकोनॉमिक को अफेक्ट नहीं करता है, पॉल्यूशन लेस होता है। तो इसीलिए ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखने में मदद करते हैं।
ये कंजर्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, तो इट इज़ इको फ्रेंडली, ये जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है प्रोसेस है। एंड अचीव्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स। तो मतलब नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स है, मतलब ये हुआ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स का मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो पदार्थों से मिलकर के बना, इकोसिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो बायोटिक, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। एक बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग रिसोर्सेस, ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे। ये होता है नॉन लिविंग रिसोर्सेस। नॉन लिविंग रिसोर्सेस, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, जितने भी बायोटिक सबस्टांस है, उनके बीच क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक जो होता है ना, वही इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम जो रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, जैसे हमको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनको एयर चाहिए, एयर नॉन लिविंग एबायोटिक्स रिसोर्सेस हैं। वाटर चाहिए, नॉन लिविंग रिसोर्सेस है। सॉइल चाहिए, फायर चाहिए, ये सभी नॉन लिविंग रिसोर्सेस है। तो मतलब ये साफ है कि हम अगर कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अलावा अगर कोई भी काम करते हैं, मतलब कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, तो हम जो साइकिल है, इको नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल में क्या क्या इफेक्ट होता है, तो अब नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल का अफेक्शन हम आप लोग को बताते हैं। अगर हम इको फ्रेंडली वर्क नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सॉइल इरोजन। इको फ्रेंडली नहीं होगा तो सॉइल इरोजन होगा, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल होगा, मतलब कि सॉइल पॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यूट्रिफिकेशन हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं करते हैं तभी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर क्या आ जाता है आपको, एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ये सभी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस का बायोफिकेशन। तो बायोफिकेशन जो होता है वो क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को, जैसे अगर हम अधिक पेस्टिसाइड का यूज़ किए, अधिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए, तो वो जो है उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फलों में चला गया, सब्जियों में चला गया, फ्रूट्स में चला गया, वेजिटेबल्स में चला गया, और वो जो है वो हमारे लिए हेल्दी रह नहीं जाता है। तो इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है। तो ये सभी आप देख रहे हैं, सॉइल इरोजन, सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल, डिजर्टिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है इनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स इन हैवी अमाउंट। तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्योंकि जब किसी भी नदियों से जो एरिया लगा हुआ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स जमा हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हो, ये प्लांट लग जाते हैं। जैसे आप लोग तालाबों में देखते होंगे कि बहुत सारे जो हाइड्रा प्लांट लग जाता है, तो वो क्या करता है कि वो वहाँ में जीवों को रहने में बहुत कठिनाई उत्पन्न करती है। जैसे फसलियों मछलियों को नुकसान होता है तो ये यूट्रिफिकेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, एक्सटिंक्शन ऑफ डेंजर, जब पेड़ कटेगा तो इंडेंजर्ड एनिमल समाप्त होगा। मतलब कि ये सभी का मतलब यही है कि ये इको फ्रेंडली नहीं होता है, वो नेचुरल बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसको अफेक्ट करता है। तो यही है, इट इज़ इको फ्रेंडली process and achieves the integration of natural biological cycle and controls to protect and renew soil fertility। ये क्या करता है, soil fertility को renew करता है
और सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि उसको बंजर होने से बचाता है। प्रोवाइड एन एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम, तो ये जो है वो डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम है। रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को कम इसमें किया जाता है, तो मतलब जो रिन्यूएबल सोर्स है उसका अधिक यूज़ करते हैं ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से प्राप्त कर सकें। प्रोमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली, हम अपने फैमिली को प्रमोट करते हैं कि ये फैमिली फार्मिंग कीजिए और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और उसका यूज़ किया जा सकता है इस एग्रीकल्चर में। तो ऑप्टिमाइजेज द मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमाइज दी मैनेजमेंट, हम अपने मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे और यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज, हम लोग फार्म रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको सारे के सारे चीज़ जो है वो एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यही है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि हम ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में सब हम जान रहे हैं। तो अब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सबसे पहले तो हम फार्मिंग का वर्ड जानेंगे। तो फार्मिंग है क्या, तो एक फार्मिंग एक प्रकार का बिजनेस है। किसका बिजनेस है, तो फूड का बिजनेस है, या फिर तो मतलब हम ये कह सकते हैं द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज फार्मिंग। तो है क्या, तो ग्रोइंग इसमें है क्या, तो ग्रोइंग ऑफ द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो उसमें हम बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ केमिकल, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो इसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग, इज द मेथड ऑफ फार्मिंग in which we grow crops for business purpose by using manure, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, instead of any chemicals। तो मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वह मेथड है फार्मिंग का जिसमें हम क्रॉप्स को उपजाते हैं। किस लिए, तो बिजनेस पर्पस के लिए उपजाते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, या फिर क्रॉप्स को ही नहीं केवल उपजाया जाता है, क्रॉप्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी क्यों किया जाता है, तो बिजनेस पर्पस से ही किया जाता है। तो जहाँ पे हम लोग केमिकल्स का यूज़ ना करते हुए मैन्योर का यूज़ करते हैं, कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। इसका भी एडवांटेज तो आप लोग जानते ही हैं। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एडवांटेज है वही ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये क्या होगा, एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज के बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्रॉप्स। तो क्रॉप्स है क्या, व्हाट इज क्रॉप्स। तो अब क्रॉप्स है क्या, तो क्रॉप्स जो है ना,
a same type of plant growing on a large scale on a particular field for meat food requirements, textile requirements, as well as economically purpose. तो हम ये कह सकते हैं ए सेम इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो मतलब यहाँ पे साफ है, ए सेम प्लांट ग्रोइंग ऑन ए लार्ज स्केल, जब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक बड़े पैमाने पे जब एक ही प्रकार का फसल उपजाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और किस लिए उपजाए जाते हैं, फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, टेक्सटाइल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली पर्पज से हम जिसका यूज़ करते हैं वो क्रॉप्स कहलाता है। अब हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताएंगे, कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स का क्या यूजेस है, क्रॉप्स को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्शन यील्ड्स को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।